हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर स्नेही एंड आज हम 23 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। बाकू टॉक्स रन इनटू ओवर टाइम अमिड रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस। सो ये पर्टिकुलर न्यूज़ हम कुछ दिनों से डिस्कस करते जा रहे हैं एंड हमने देखा है कि COP29 जो बाकू में हो रही है। बाकू एक कैपिटल सिटी है अज़रबैजान की। यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, इसका सबसे बड़ा टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस का। और इस पे अभी कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं है और 22 नवंबर की जो डेडलाइन है वो बीत चुकी है। इसलिए एक दिन और इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोई कंसेंसस निकल के नहीं आया है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम की बात है ऑब्वियसली। एक्चुअली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़। और ऐसा बहुत सारा ऐसा पैसा होगा जो वो डायरेक्टली नहीं देंगे, वो डिफरेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराएंगे। ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा। सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ द थिंग इज़ कि ये ओवरऑल जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये कितना होगा, इस क्वेश्चन पर ही एक बहुत बड़ी डिबेट और एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। एक बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि ये डिसाइड करा गया था कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ फ्लो होगा। तो हर साल कुछ ना कुछ डॉलर्स फ्लो हो रहे थे। फिर ये डिसाइड किया गया कि 2020 तक ये जो फ्लो है ना, ये 100 बिलियन डॉलर का जो मार्क है उसको टच कर जाना चाहिए। वैसे तो हर साल $10 बिलियन, $50 बिलियन, $86 बिलियन, इतने इतना जो अमाउंट है क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। फिर ये डिसाइड किया गया कि 2020 तक हमें क्या करना है, ये जो ईयरली या फिर एनुअली जो क्लाइमेट फाइनेंस जा रहा है इसको हमें 2020 तक $100 बिलियन तक ले जाना है। और ये ना एक फ्लोर वैल्यू होगी, मतलब ये मिनिमम होगा 2020 में। और 2020 के बाद जितने भी साल होंगे उसमें मिनिमम $100 बिलियन तो हर साल जाना ही चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में। लेकिन ये जो टारगेट है ना, 2020 में भी फॉलो नहीं हुआ, 2021 में भी फॉलो नहीं हुआ, 2022 में जाकर ही ये $100 बिलियन एक साल में पहुंचाए गए और वो थे अराउंड $116 बिलियन। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टारगेट था जो 2009 में सेट किया गया था और 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील जो थी उसके अंदर इसको दोबारा दोहराया गया था, वो चीज़ 2020 में भी नहीं हुई, 2021 में भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, 2022 में जाकर अचीव हुआ। और 2023 में हुआ है या नहीं ये हमें अभी पता नहीं है क्योंकि इसका डेटा अभी नहीं आया है ढंग से। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्लाइमेट फाइनेंस ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। फिर एक चीज़ डिसाइड होती है, पेरिस अग्रीमेंट जो है, पेरिस अग्रीमेंट हुआ था COP21 में। COP21 था 2015 में। ठीक है। इसके अंदर पेरिस अग्रीमेंट में बहुत सारे आर्टिकल्स थे। इसका एक आर्टिकल था 9.3। आर्टिकल 9.3 पेरिस अग्रीमेंट का 2015 में ये कह रहा था कि 2025 तक हमें न्यू गोल्स चाहिए। ये ऐसे गोल्स होंगे जिसमें ऑब्वियसली हम बात करेंगे नए क्लाइमेट फाइनेंस की, क्योंकि 2009 में हमने डिसाइड करा था कि 2020 तक हम क्लाइमेट फाइनेंस हर साल 100 बिलियन की जो लिमिट है उसके ऊपर ही देंगे। और 2015 में डिसाइड हुआ कि 2025 में जो नेट ओवरऑल जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स हैं इस पूरे क्लाइमेट फाइनेंस के, वो और ज़्यादा बढ़ने चाहिए। तो ये अल्टीमेट एम था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि अभी देखो 2024 चल रहा है और 2025 आने ही वाला है, तो 2025 से पहले पहले इस चीज़ को डिसाइड करना ज़रूरी था कि 2025 के बाद वो जो फ्लोर है या वो जो मिनिमम अमाउंट है क्लाइमेट फाइनेंस का वो कितना होगा। ठीक है। तो इस पे ही डिस्कशन चल रहा है। अब हुआ ये है कि एक बार यहाँ पे और न्यूज़ को पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। सो अज़रबैजान बाकू के अंदर लास्ट डे बीत चुका है इस पूरी कॉन्फ्रेंस का और ड्राफ्ट अग्रीमेंट जो अभी बना है वो अनएक्सेप्टेबल था, इसलिए इसको एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया। इतना आपको पता नहीं चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने $250 बिलियन से ज़्यादा ऑफर ही नहीं करा। तो देखो क्या है, 2009 में डिसाइड हुआ था
कि हर साल हमें कुछ ना कुछ क्लाइमेट फाइनेंस देना है डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। और ये बोला था कि 2020 तक मिनिमम क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब 2020 के बाद से मिनिमम क्लाइमेट फाइनेंस हर साल $100 बिलियन होगा। ऑलराइट, अब ये डिसाइड करना है हमें, क्योंकि 2025 आने वाला है, अभी डिसाइड करना है कि देखो $100 बिलियन जो है वो तो अब आ ही रहा है हर साल, क्योंकि वो 2020 में डिसाइड हो गया था कि कम से कम $100 बिलियन तो आएगा ही। अब हमें देखना है कि ये किस हाइट तक पहुंचेगा। तो 2035 तक हर साल क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज तक एक पर्टिकुलर अमाउंट में जाना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो बेसिकली यहाँ पे जो मेंशन है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $250 से ऊपर ऑफर ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे मेंशन है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोल रही है कि देखो अभी हम 2022 से, वैसे तो 2020 से था लेकिन हमने अभी देखा 2022 से मिनिमम $100 बिलियन तो हम प्रोवाइड कर देंगे, 2023 में भी कम से कम $100 बिलियन जाएंगे। ऐसे करते करते ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 2035 में डेवलप्ड कंट्रीज बोलती है कि ये अमाउंट हम, जो मिनिमम अमाउंट है ना, वो $250 बिलियन कर देंगे। कितना कर देंगे? $250 बिलियन। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जो बोलती है कि $700 बिलियन हो जाना चाहिए 2030 तक ही। मतलब हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए $700 बिलियन का, और वो भी 2030 तक। मतलब अभी जितना भी क्लाइमेट फाइनेंस जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, वो बढ़ते 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 2030 में मिनिमम $700 बिलियन होगा, और फिर आगे वो कम से कम हर साल $700 बिलियन तो होगा ही। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि 2035 तक हम $250 बिलियन ही मिनिमम दे पाएंगे हर साल। तो ये कितना बड़ा गैप है ना डिस्कशन में, इसलिए कोई भी अग्रीमेंट अभी फिलहाल नहीं हो पाया है, और अभी भी जो टॉक्स हैं वो चल रही है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट कॉल्स फॉर ऑल द एक्टर्स टू वर्क टुगेदर, एंड ये एक चीज़ बात की गई है कि हमें देखो 2030 तक $700 बिलियन चाहिए हर साल। तो 2035 का टारगेट कितना है? $1.3 ट्रिलियन का। $1.3 ट्रिलियन का मतलब डिमांड क्या है कि $1.3 ट्रिलियन आने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के पास 2035 के बाद से हर साल, ठीक है। ये एम है। और 2030 तक $700 आने चाहिए, $1 बिलियन आने चाहिए। लेकिन हमें क्या ऑफर किया जा रहा है कि 2035 तक वो सिर्फ $250 बिलियन ही देंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बीच में इतना बड़ा गैप आ गया ना, वो तो हमें $250 बिलियन देने के लिए रेडी है हर साल 2035 के बाद से, और हमें चाहिए $1.3 ट्रिलियन। तो ये जो बाकी का पैसा है ये आएगा कहाँ से? जब क्लाइमेट फाइनेंस की डिमांड इतनी है तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा इस NCQG के लिए? तो ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके थ्रू कैसे भी कर कर आके इकट्ठा करके ये फाइनेंस दिया जाएगा। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि ये जो $250 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज ये ऑफर भी जो कर रही है ना, ये भी कोई ग्रांट नहीं है, ये एक एक्सपेंसिव लोन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लाइमेट फाइनेंस 3 टाइप का होता है, 3 पार्ट्स का होता है। एक होता है ग्रांट, जिसमें डायरेक्ट डोनेशन होता है, डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रांट दे दिया, अब डेवलपिंग कंट्रीज को वो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है कंसेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, कंसेशनल में लोन दिया जाता है बहुत ही कम परसेंटेज पे। और तीसरा होता है डेट फ्री क्लाइमेट फाइनेंस, इसमें लोन दिया जाता है जो चुकाना पड़ेगा लेकिन 0% इंटरेस्ट रेट पर। इसमें जो है ग्रांट कोई इंक्लूडेड नहीं है और डेट फ्री लोन भी नहीं है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज अभी ऑफर कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी बन के आया है। एक दिन और बचा है, देखते हैं क्या होगा। ऊपर से जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो $250 बिलियन वो ऑफर कर रहे हैं ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2020 में डिसाइड हो गया था कि मतलब 2020 से हर साल $100 बिलियन आने थे। अगर इस पर हम 6% इन्फ्लेशन भी लगाएं तो यही नंबर 2035 तक 250 बिलियन के अराउंड पहुंच जाएगा।
तो मतलब क्लाइमेट फाइनेंस तो बढ़ा ही नहीं ना, वो तो बस इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उन्होंने दे दिया। वो ये आपको नंबर बड़ा तो दिख रहा है बट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बड़ा नहीं है ये। तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स यहाँ पे कॉज कर रही है, इतना ही आपको जानना है। बाकी बहुत सारे डिस्कशन कल वाले लेक्चर में भी हमने कर लिए थे। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो प्लीज़ कल वाला लेक्चर भी इस पर्टिकुलर पोर्शन का देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, ह्यूमनॉइड टीचर मेक्स लर्निंग फन। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है इन जनरल, इस न्यूज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको थोड़े पता होने चाहिए। देखो, ह्यूमनॉइड एक ऐसा रोबोट होता है जो ह्यूमन फॉर्म जैसा दिखता है, फिजिकल ऐसा दिखता है। जब भी आप किसी एआई की बात करते हो तो वो एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है, वो एक एल्गोरिदम है जो हमें दिखती नहीं है, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैंने एक लैपटॉप आपके सामने रख दिया तो उसके अंदर भी एआई हो सकता है। मैंने आपके सामने आपका फ़ोन रख दिया ना, उसके अंदर भी एआई डाल सकते हैं। तो द थिंग इज़ कि एआई का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर हमने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जो कि इंसान जैसा दिखता है और फिर उसी के अंदर एआई इंस्टॉल कर दिया, तो वो एक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट उसको बोल दिया जाता है। बस यही एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था। लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं, देखो जो एआई है, पहली बात तो अगर वो ह्यूमनॉइड है, वो एक रोबोट के हार्डवेयर के अंदर है जो कि ह्यूमन जैसा दिखता है, तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े कंफर्टेबल होंगे इस पर्टिकुलर रोबोट से इंटरैक्ट करने के लिए। इस रोबोट के दिमाग में एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, तो ये स्टूडेंट्स के साथ किसी भी लैंग्वेज में डिस्कशन कर सकते हैं। और एआई के पास बहुत बड़ा बिग डेटा होता है, बहुत बड़ा बिग डेटा यूज़ करा जाता है उसको ट्रेन करने के लिए। तो इसके पास इन्फिनिट नॉलेज है, इन्फिनिट नॉलेज है और वो कभी भूलेगा भी नहीं। और एआई क्योंकि बहुत स्मार्ट है ह्यूमंस जैसे, तो वो जैसे मैं बात कर रहा हूँ रुक रुक के, थोड़ा पॉज लेकर, थोड़ा सोच के, वैसे ही वो अपनी बोलने वाली जो टोन है उसको भी वो वैसे भी मैनेज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि वो किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं या रोबोट से। तो इससे क्या एजुकेशन इंप्रूव हो पाएगी उन रीजन्स में जहाँ पे टीचर्स की कमी है या जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। CAQM सबमिशन इन सुप्रीम कोर्ट इग्नोर इंक्रीज इन पैटी पॉइंट एरिया। तो ये कल हमने न्यूज़ देखी थी, इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक चीज़ बोली है। उन्होंने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 इसको कम कर दिया जाए, क्योंकि जो CAQM है उसने बताया है कि दिल्ली ग्रैप 2 स्टेज में आ चुका है। अब यहाँ पे जितना भी मैंने बोला वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला था, तो एक बार समझते हैं हो क्या रहा है। CAQM, ठीक है, CAQM ये क्या है? यह कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। 2021 में एक एक्ट बनाया था, एक एक्ट लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसके थ्रू इस बॉडी को बनाया गया। इसका एम क्या है कि दिल्ली और उसके आसपास जो स्टेट्स हैं उनके, दिल्ली के जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, यहाँ पर पोल्यूशन को मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना और उसके रिगार्डिंग पॉलिसी डिस्कवर करना या बनाना। तो ये एम था CAQM को बनाने का और एक एक्ट से उसको बनाया गया। तो ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है, ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब CAQM अगर डिफाइन करेगी, मतलब आप देखो ना कि CAQM ने बोला कि मुझे दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना है। कुछ ऐसे मंथ होंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा ही नहीं, तो क्या उस टाइम भी CAQM बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी या ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देगी? नहीं, है ना? तो जब एयर पोल्यूशन सीवर होगा तब CAQM भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। जब एयर पोल्यूशन कम होगा तब जो CAQM ग्राउंड लेवल पे जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाएगी वो भी कम होगी। तो ऐसे ही दिल्ली के एयर पोल्यूशन को 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। और ये किसके अंदर बांटा गया है? और ये जो 4 स्टेज में बांटा गया ना, इसी को दूसरा नाम दे दिया जाता है और बेसिकली इसी को GRAP बोला जाता है। GRAP क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो CAQM क्या करती है? GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करती है। ग्रेडेड का मतलब ही यही है कि जिस स्टेज का पोल्यूशन उस टाइप का मेजर। तो 4 स्टेज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बताए थे जिसमें 6 स्टेजेस होते हैं, उसको कंफ्यूज मत करना यहाँ से, क्योंकि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलग स्टेजेस हैं, GRAP के अलग स्टेजेस हैं। आपको यहाँ पे जो AQI लिखा है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए चारों स्टेजेस क्या है। पहला स्टेज होता है पुअर
क्वालिटी, और स्टेज फोर्थ होता है वेरी सीवियर क्लास, वेरी सीवियर क्वालिटी, इसको बोलते जाता है सीवियर प्लस। ठीक है, तो स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत ईजी है याद रखना, पुअर एंड वेरी पुअर, और स्टेज 3 और स्टेज 4 दोनों सीवियर हैं, लेकिन स्टेज 4 सीवियर प्लस है। ऐसे आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार इसको चलो और देखते हैं। तो सपोज जब ये 4 स्टेजेस में पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि देखो जब सीवियर प्लस मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है पार्टिकुलेट मैटर की, और एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टेज 4 में बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा स्टेज 1 से। अगर दिल्ली के अंदर सिर्फ स्टेज 1 का एयर पोल्यूशन है, तो यहाँ पे पब्लिक एडवाइजरी इशू कर दी जाएगी, लोगों को बोला जाएगा अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करें। स्टेज 2 अगर पहुंच गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक है, तो यहाँ पे डीजल जनरेटर जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन असेंशियल सर्विसेज के लिए फिर भी जारी रखा जाएगा। स्टेज 3 के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन है जो कि नॉन असेंशियल है, नॉन असेंशियल कंस्ट्रक्शन वो जो जिसको थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं, और जो डिमोलिशन एक्टिविटीज़ है इसको बैन कर दिया जाएगा। और इंटर स्टेट बसेस जो चल रही हैं पुराने BS3 और BS4 इंजन्स पर, उनको भी रोक दिया जाएगा। अभी जो इंजन्स चल रहे हैं वो है BS6, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पुराने BS6 एंड BS3 एंड BS4 इंजन्स है, इनको रोक दिया जाएगा। स्टेज 4 में तो सारे कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाएगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रोक दिया जाएगा। नॉन एसेंशियल ट्रक्स हैं, चाहे उनके अंदर BS6 ही लगा हो, उसको भी रोक दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, BS6 डीजल को अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन जो जितने भी नॉन एसेंशियल ट्रक्स हैं उनको रोक दिया जाएगा, चाहे वो BS3 हो चाहे वो BS4 हो। बाय द वे इंडिया में कोई BS5 ट्रक या BS5 इंजन नहीं है, क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना, BS3, BS4, BS5, BS6, ये जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंजन, मतलब इंजन एनवायरमेंट को कम डैमेज करेगा अगर ये नंबर ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो हम BS4 इंजन थे इंडिया में ज़्यादातर, गवर्नमेंट को लगा कि BS5 इंजन इसको स्किप करते हैं और तुरंत ही BS6 इंजन पे पहुंच जाते हैं। उससे क्या होगा, हम तुरंत बड़े नंबर पे चले गए तो इंजन तुरंत ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ये GRAP का मतलब क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स है किसी भी एक्शन को लेने का, जिस टाइप का ग्राउंड रियलिटी और जिस टाइप का एयर पोल्यूशन, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स CAQM का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको GRAP बोला जाता है। ये एक फ्रेमवर्क है दिल्ली NCR रीजन के अराउंड। जो CAQM है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है, और CAQM इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का साथ देता है। बस इतना ही था। नेक्स्ट न्यूज़, हाई कोर्ट स्टेज डिमोलिशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन बंगाल बीच टाउन। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, उसके बाद पानी चालू हो जाता है, और यहाँ पे एकदम से ना डेप्थ बढ़ती नहीं है। अगर मैं साइड से एक बहुत ही छोटे से मैप बनाऊं, तो सपोज ये ज़मीन है, और फिर ऐसे करते 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 और फिर ऐसे हो जाता है, और यहाँ पे पूरा पानी है, और ये है कोस्टल एरिया है पूरा समुद्र के आसपास। ये है बीच। यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ना, ये थोड़ा शैलो है, मतलब पानी इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, पानी की जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, कोरल रीफ होती है, एंड बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह किया गया, तो ये जो कोस्टल लाइन है ना, इसको डैमेज हो जाता है, और जो पानी है ना वो आगे और पीछे, बीच के ऊपर और बाहर आता रहता है टाइड्स के फॉर्म में। अगर यहाँ पे बीच पे कंस्ट्रक्शन कर दिया तो टाइडल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन से ये जो कोस्ट से निकलते ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डैमेज हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। एक ये पर्टिकुलर चीज़ है। सो हुआ क्या था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पर्टिकुलर एक चीज़ बोली थी, जिसके लिए और जिसके कारण कोलकाता के अराउंड जो बीचेस हैं वहाँ पे होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनका डिमोलिशन करना चालू कर दिया था। लेकिन कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसको थोड़ा सा रोक दिया। अभी जो न्यूज़ है इसमें हमें नहीं जाना, बट ये कॉन्सेप्ट समझना होना चाहिए कि रोका क्यों, या फिर ये जो NGT ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया ही क्यों, एंड
इस पूरे चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए गए हैं। ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं, क्योंकि एनजीटी इसके कारण न्यूज़ में आ जाता है, तो एनजीटी के बारे में थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये स्टार्टिंग से नहीं था, ये एक एक्ट से आया था 2010 में। एंड क्योंकि ये एक एक्ट से आया है, हमें पता है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इतना आपको ध्यान रखना है। जब एनजीटी बना था, उसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड में थर्ड ऐसी कंट्री बन गया जिसके पास स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट का एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल एक तरह से एक ऐसी क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, या ऑलमोस्ट जुडिशियल बॉडी भी हो सकती है, जो कि जजमेंट्स देती है। एनजीटी के पास जो पावर है वो सिविल कोड की पावर है, ठीक है। फिर भी जो एनजीटी है वो पेनल्टी लगा सकती है, जो लोग एनवायरनमेंट का वायलेशन करते हैं उनको जेल भी भेज सकती है। सो इनके पास केसेस जाते हैं इस ट्रिब्यूनल में, और एनजीटी इस पे वर्डिक्ट सुनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया तीसरी कंट्री थी जिन्होंने ऐसा कुछ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल इन वर्ल्ड में बनाया था। और जो चेयरपर्सन है एनजीटी का, वो अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बट एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि एनजीटी कौन कौन से टॉपिक्स पर, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, तो किन टॉपिक्स पे या किन मैटर्स पे एनजीटी इंटरफेयर करती है। तो ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए और जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एनजीटी एक्टिव रहती है। जैसे वाटर एक्ट, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, ये भी आप याद रख सकते हो। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि वाटर का जो डिग्रेडेशन है उसको प्रिवेंट करना है, वाटर की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो वाटर एक्ट 1974, ये वाटर एक्ट वही एक्ट है जिसके अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो वाटर एक्ट है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है एयर एक्ट 1981 का। तो जब एयर एक्ट आता है ना, तो वो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। तो अगर आप कहीं सर्च करोगे तो लिखा होगा कि सीपीसीबी की जो पावर्स है वो वाटर एक्ट से डिराइव्ड है, एयर एक्ट से डिराइव्ड है। वो सही है, क्योंकि बना तो वो भले ही 1974 के वाटर एक्ट से था, लेकिन 1981 के एयर एक्ट ने उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर दे दी थी। देन यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि 1980 में आया था। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं इस एक्ट के बारे में, ये जो एक्ट है बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट में आता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट में आता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के साथ, जो कि 2006 में आया था। क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट बात करता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी कुछ राइट्स हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या बात करता है कि ह्यूमंस को फॉरेस्ट से निकालो और फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को रोको। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ये भोपाल जो गैस ट्रेजेडी थी उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। देन पब्लिक लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्ट है। इसमें यही बोला जा रहा है कि सपोज एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, इस केमिकल इंडस्ट्री में से कोई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल लीक हो जाएगा, तो क्योंकि ये लीक हुआ है तो किसी ने जानबूझकर तो किया नहीं, तो इसकी लायबिलिटी कौन लेगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये एक्ट है। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ऑब्वियसली जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए एक्ट है। तो ये जितने भी एक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, मेनली जो 6 एक्ट्स मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, आपको पता होना चाहिए एनजीटी इन सब के वायलेशन के अगेंस्ट सारी प्लीज सुनती है। सपोज कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, तो एनजीटी में जाके उसके अगेंस्ट केस करा जा सकता है। तो अब आपको पता चलेगा कि एनजीटी में क्यों जाते हैं और किस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। डेमोक्रेटाइजिंग एआई नीड्स अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्योंकि ये एक डिफरेंट लाइट शाइन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो एआई के बारे में बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो आप एआई के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते होगे ही वैसे भी, बट फिर भी मैं बहुत ही छोटा डिस्कशन यहाँ पे आपसे कर लेता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है, उसको रेप्लिकेट करने की, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो आप खुद सोचो ह्यूमन दिमाग कैसे काम करता है।
ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। पहली बात तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क है। बहुत सारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं, और जो सारे ब्रेन सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी चीज़ को रेप्लिकेट करेगा। तो एआई के अंदर भी क्या करा, एक बहुत ही डेंस और बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बना दिया। ठीक है। तो अब जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे एआई भी काम करने की कोशिश करेगा। तो इस न्यूरल नेटवर्क का, इस डेंस नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है, इससे हुआ क्या? इससे होता ये है कि जब बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर अगर हमने कुछ देखा, सपोज आप किसी पार्क में बैठे हो, ठीक है, तो आपके ब्रेन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है? आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही है बहुत सारे, लेट अस से आपकी आईज कुछ सी कर रही है, वो कुछ देख रही है, बहुत सारे कलर्स देख रही है, वो बहुत सारे शेप्स देख रही है पार्क के अंदर, ट्रीज की शेप, बेंच की शेप, बर्ड्स की शेप, है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को वो देख रही है। उसके अलावा बहुत सारी स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल हो गई, प्लांट्स की स्मेल हो गई, ग्रास की स्मेल हो गई, ये हो गया। ठीक है। देन बहुत सारी जब आप किसी बेंच पे बैठे हो, आप चल रहे हो ग्रास पर, तो जो टच आपने किया है, आपके जो सेंसेस हैं उन्होंने क्या क्या फील करा है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके दिमाग के पास आई। बहुत सारी चीज़ें आप सुन भी रहे हो, बहुत सारे साउंड्स आप सुन रहे हो। तो ब्रेन क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को, आपका जो पूरा ब्रेन है, इन सारी चीज़ों को आपके ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट जगह स्टोर कर लेगा। और अब देखो इन्फॉर्मेशन तो कितनी सारी आ रही है ना आपके ब्रेन के पास, बहुत सारी। आप जब पार्क में खड़े हो तो आपको तो नहीं पता कि कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ब्रेन जो है आपका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डील कर रहा है। तो वो जो भी चीज़ें उसने देखी हैं उसको एक जगह स्टोर कर देगा, जो स्मेल्स हैं उसको एक जगह स्टोर कर देगा, जो टच टेक्सचर का फीलिंग है वो एक जगह स्टोर कर देगा, जो उसने साउंड सुने हैं वो एक जगह स्टोर कर देगा। सिंपल। लेकिन आप घर गए और फिर आपको पार्क के बारे में फिर से सोचना है, आपको उस पार्क के बारे में फिर से सोचना है, तो आपको ब्रेन क्या करेगा, इन सबको कनेक्ट करेगा, इन सबको बहुत ही डिटेल में कनेक्ट करेगा, और उसके बाद एक इमेज क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। उसके बाद सपोज आपने कुछ इमेजिन करा कि आप पार्क में भाग रहे हो, आप घर में आ चुके बाद वेब, बट आप इमेजिन कर रहे हो कि आप पार्क में भाग रहे हो, आपको जो डॉग है वो पार्क में भाग रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा टैंक, मिलिट्री टैंक पार्क में आ गया। आप ये सब चीज़ें सोच पाओगे, कैसे इमेजिन कर लिया आपने ये? क्योंकि आपने तो कभी किसी टैंक को पार्क के अंदर देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जनरेट कर लिया ना, क्योंकि आपके इमेज, आपके ब्रेन में कहीं टैंक की इमेजेस भी हैं और पार्क की इमेजेस भी है इतने। मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि आप पार्क के बारे में सोचो, तो आपका ब्रेन ना इन चारों लोकेशन से चीज़ों को कंबाइन करके पार्क की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करेगा। और मैंने बोला कि आप ऐसा सोचो कि कोई टैंक पार्क में चल रहा है, तो आपके ब्रेन में कोई टैंक की इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही स्टोर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगा और पार्क की इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करके फिर वो आपके दिमाग में एक पिक्चर जनरेट कर देगा। तो आपको पता है अब ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जहाँ पे बहुत सारे डेटा को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करा जा रहा है। ऑलमोस्ट यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी, एआई भी यही करता है। वो बहुत सारा जो बिग डेटा है उसको यूज करता है। उसके बाद आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन ने ये करना कब सीखा? जब आप बच्चे थे ना, तब आपके ब्रेन ने ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, वो हमें नहीं पता है। आपके ब्रेन ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, अपने डेटा को इधर उधर मर्ज करा, उसके बाद वो ट्रेन हो गया आपका ब्रेन कि अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी उसे मैं ऐसे ही मैनेज करके इम्प्रूव करूंगा। वैसे ही एआई को भी ट्रेन करना पड़ता है। जो ट्रेन होता है, जो ट्रेनिंग होती है एआई की इस डेटा को लेके, उसी को मशीन लर्निंग कह देते हैं, उसी को डीप लर्निंग कह देते हैं। और उसके बाद मल्टीपल मॉडल्स बन जाते हैं। मतलब आपने एआई को एक बहुत ही डेंस न्यूरल नेटवर्क दे दिया, उसको बहुत सारा डेटा दे दिया, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से उसको ट्रेन भी कर दिया। अब आप एआई को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप उससे इमेज जनरेशन करवा सकते हो, वीडियो जनरेशन करवा सकते हो, या फिर टेक्स्ट जनरेशन भी करवा सकते हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है एलएलएम्स। एलएलएम्स तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया एलएलएम्स यूज़ कर रही है। एलएलएम्स क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज
लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एलएलएम का ही एक एग्जांपल है। चैट जीपीटी के पास दुनिया भर का डेटा है, लेकिन आपको वो क्या दे रहा है? आपको वो टेक्स्ट दे रहा है ना, आपको वो टेक्स्ट दे रहा है। कोई और है फॉर एग्जांपल जो को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको टेक्स्ट भी दे सकता है एलएलएम के फॉर्म में, वो आपको इमेज जनरेशन करके भी दे सकता है, ठीक है। फिर एक सोरा है, ये आपको वीडियो जनरेशन करके दे सकता है। सो एआई को आपने ट्रेन कर दिया, फिर आपको जो उससे प्रोडक्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो एआई क्या कर रहा है? बहुत ही सारी चीज़ें न्यू जनरेट करेगा। जैसे आपका ब्रेन नई इमेज जनरेट कर सकता है, नए थॉट्स जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करे या आपने कभी सोचे नहीं, नए आइडियाज जनरेट कर सकता है। एआई भी एग्जैक्टली वही कर सकता है, लिटरली, क्योंकि आपने उसको ट्रेन कर दिया है बिग डेटा पे, न्यूरल नेटवर्क आपने उसको दे दिया, बहुत ही एडवांस्ड एल्गोरिदम से वो बन चुका है, बस फिर तो वो सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है। ये एआई होता है। बट द प्रॉब्लम इज, अब आप खुद देखो, आपका जो ब्रेन है वो इतना स्मार्ट बन गया अपने आप, लेकिन एआई को यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगा है। कितना ज्यादा डेटा स्टोर करके रखा होगा जब जाके एआई को ट्रेन करा होगा। मतलब आप स्टार्टिंग से सोचो, आप कोई हार्ड ड्राइव खरीदने जाते हो 500 GB की या 1 TB की, वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, लेकिन उसमें आपने बहुत सारे बड़े बड़े लेक्चर स्टोर करके रख दिए, तो आपकी वो हार्ड ड्राइव भर जाएगी। बट बिग डेटा के लिए या एआई को ट्रेन करने के लिए तो दुनिया भर का डेटा चाहिए। उसको बहुत सारे वीडियोस चाहिए, बहुत सारे इमेजेस चाहिए, बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। बहुत टाइप का डिफरेंट डिफरेंट जो कंप्यूटर डिनोमिनेशंस होते हैं, बहुत टाइप का डेटा उसको चाहिए। तो कितना बड़ा सर्वर और कितना बड़ा स्टोरेज चाहिए होगा ना एआई को ये बिग डेटा देने के लिए, तो वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर उसको ट्रेन करना, उसके लिए स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स होती हैं, उसमें भी बहुत पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग उसको बनाते हैं, उनको पे करना होता है। इस न्यूरल नेटवर्क को बनाना, एआई के लिए भी एक छोटा सा हार्डवेयर चाहिए हमें उसको रखने के लिए, उसके लिए भी। और फिर इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए और ज़्यादा उसको एल्गोरिदम्स के थ्रू निकालना पड़ता है। तो द थिंग इज कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जो बड़ी कंपनीज है ना, जो टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सालों से है, इसीलिए उन्होंने को पायलट बना दिया। सिंपल, उनका काम खत्म। गूगल गूगल के पास टेक्नोलॉजी की कमी है क्या? नो। पैसे की कमी है? नहीं। उन्होंने बना दिया जेमिनाई। सो द थिंग इज कि जो बिग टेक है, इसी को बोला गया बिग टेक। बिग टेक कौन है? जिसका इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, पैसा और टेक्नोलॉजी की क्वालिटी, ये सब ज्यादा है उनके पास। उन कंपनीज का नाम है बिग टेक। तो बिग टेक ने ही आज एआई को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इंडिया और बहुत सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं छोटे, वो तो हमेशा बिग टेक के पीछे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें एआई को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। अब क्यों करना है वो आपको रीजन समझ में आ चुका है। एआई क्या है वो भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, जितना हो सके। वरना तो एआई का एक टॉपिक स्टैटिक में बनता है, वो हम देखेंगे जब हम एआई के बारे में पढ़ेंगे कभी स्टैटिक में, फ्यूचर में कोई लेक्चर में जब डालूंगा। सो अब देखते हैं इस न्यूज़ में या इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में लिखा क्या है। जो बिग टेक कंपनीज हैं उनकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई उनसे compete नहीं कर पा रहा। जो बिग टेक का जो होल्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और उसके पूरे इकोसिस्टम पर, और वो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और एआई को डेमोक्रेटाइज करना ज़रूरी है। डेमोक्रेटाइज करना मतलब एआई सबके पास पहुंचाना है। जो लोग इसको यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए बना सकते हैं, और किसी के पास भी अगर कुछ अच्छा आइडिया है, एआई उस इंसान के पास होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, एक एआई मॉड्यूल किसी बड़ी कंपनी ने बना दिया। कोई स्टार्टअप है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, तो उसको इस कंपनी से एआई की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी या उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके इसके पास एआई आएगा। अब खुद सोचो, अगर ये खुद का एआई बनाने की कोशिश करेगा तो क्या ये बना पाएगा? नो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, और किस प्रोसीजर में पैसा चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये प्रॉब्लम है एआई डेवलपमेंट की, ठीक है। इंडिया ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं डेमोक्रेटाइज करने के लिए, जैसे जो सोवरिन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। फॉर एग्जांपल एनवीडिया जैसी जो कंपनीज हैं, इसके साथ इंडिया ने, मतलब इंडिया के अंदर एनवीडिया, रिलायंस, ये कंपनीज साथ में आके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को
बनाने लगी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्लाउड होता है कि आपको आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर पे सारी चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपनी सारी फाइल्स अपलोड कर दो, तो वो जहाँ पे अपलोड हुई है उसी को क्लाउड बोल देते हैं एक तरह से। एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात है। ओपन डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओपन मतलब फ्री। तो ओपन डेटा प्लेटफॉर्म मतलब एआई जो टूल्स हैं और इसकी जो सर्विसेज है वो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हो। जैसे अभी जो चैट जीपीटी है वो फ्री है एक लिमिट तक। आपको उसको अच्छे वर्जन को यूज़ करना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ओपन डेटा में आपको अच्छा एआई फ्री में मिल जाएगा। ये होता है ओपन डेटा प्लेटफॉर्म। इंडिया ने इसके लिए क्या करा है? एक इंड एआई करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है और फिर लोकल स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करा है इंडिया ने। लेकिन जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो इनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा है। डीप लर्निंग मॉडल्स को बनाने का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और स्मॉलर प्लेयर्स के लिए वो इम्पॉसिबल है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। कोई इंसान स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है तो वो इतना महंगा सर्वर खरीदेगा, इतने महंगे स्टोरेज डिवाइसेस खरीदेगा, फिर बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट को इकट्ठा करेगा, उनको पैसे देगा और फिर एक एआई एल्गोरिदम बनाएगा। इससे बेटर है ना कि वो जो बिग टेक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी एआई बना रखा है, कि वो उनकी सर्विस खरीद ले। बट इससे प्रॉब्लम ये है कि एआई को फिर यही डोमिनेट करेंगे। फ्यूचर में एआई कैसे यूज़ होगा वो यही डिसाइड करेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी कहाँ आ रही है। डीप लर्निंग इज नाउ पॉपुलर बिकॉज एआई हैज जनरलाइज कैपेबिलिटीज, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। बट दिस इज प्रिसाइजली ऑल्सो व्हाट मेक्स इट एक्सपेंसिव, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। देखो 2023 तक आते आते जो जेमिनी अल्ट्रा है, बाय द वे गूगल का एआई प्रोडक्ट है, ये सबसे कॉस्टली मॉडल था डीप लर्निंग का। एंड $200 मिलियन चाहिए सिर्फ ट्रेन करने के लिए। मैंने तो हार्डवेयर जो कॉस्ट है ना उसकी वो इंक्लूड भी नहीं करी। इस मॉडल को सिर्फ ट्रेन करने के लिए $200 मिलियन चाहिए। बताओ किसी स्टार्टअप के पास या छोटी कंपनी के पास ये कहाँ से होगा? और इंडियन गवर्नमेंट भी अगर कोई इतना बड़ा मॉडल ट्रेन करने जाएगी तब भी वो देखेगी ना कि अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि वो $200 मिलियन किसी एआई मॉडल को ट्रेन करने में लगाए या फिर लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए वो कुछ ना कुछ स्कीम्स चलाए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको पिक करेगी। और ये अगर गवर्नमेंट को एआई चाहिए होगा तो वो बिग टेक को पैसे देके उनकी सर्विसेज खरीद लेगी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी खुद का एआई मॉडल और एआई ट्रेंड जो ओवरऑल क्लस्टर है वो हमारे पास भी होना चाहिए। उसी की बात ऑथर कर रहे हैं कि हमें नीड है डेमोक्रेटाइज करने की। रिसेंट जो पॉलिसी प्रपोजल्स हैं इंडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं कि जैसे इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके थ्रू आप बहुत सारे एपीआईज डाउनलोड करके डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स बना सकते हो। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, एपीआईज वगैरह क्या होते हैं, वो स्टैटिक का पोर्शन है बहुत ज़्यादा। बट आप समझ लो कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फ्री है। उसमें इंडियंस का डेटा, इंडियंस जो है अपना डेटा अपलोड करते हैं और हर जगह उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसी के दर्ज पे इंडिया में एक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया शायद जा सके। ठीक है, जो बिग टेक का जो डेटा मोनोपोली है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? ये जो बिग डेटा प्रोवाइड करा है एआई को ट्रेन करने के लिए, ये आया कहाँ से? देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत सालों से, बहुत ही ज़्यादा सालों से ऑपरेट कर रही हैं। सो द थिंग इज कि उनके पास इतने सालों का डेटा है। अब कोई इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना यूज़र का डेटा नहीं होगा जितना इनके पास है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स तो कहाँ से लाएंगे डेटा अपने एआई को ट्रेन करने के लिए? और जितना डेटा हमारे पास है उससे हमने ट्रेन भी कर लिया तो वो एआई इतना स्मार्ट नहीं होगा जितना उनका है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम अक्रॉस द वेरियस डोमेन्स, ये एक प्रॉब्लम है। देन डेटा इंटेलिजेंस इज लाइकली टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड देन व्हाट द अदर्स प्लेयर कैन अचीव। जो इनके पास है डेटा इंटेलिजेंस, डेटा इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बिग डेटा है जिसके पास, उसी को छोटे टर्म में डेटा इंटेलिजेंस बोल दिया गया है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब प्रपोज्ड क्या कर रहे हैं ऑथर बोल रही हैं कि क्यों ना हम एक स्मॉल एआई बनाएं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एआई से बेस्ड मेंस में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तब आप इसको सजेशन में लिख सकते हो सकता है जो क्वेश्चन है वो किसी और टाइप का हो, वो डिमांड कर ही नहीं रहा हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एआई को इम्प्रूव करने की बातें लिखी है तो मेंशन कर सकते हो कि हमें एआई को थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाना है और उसके लिए स्मॉल एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इससे क्या है एआई काफ़ी डेमोक्रेटिक बन जाएगा और थोड़ा इफेक्टिव भी होगा वो अप्रोच। स्मॉल एआई क्या होता है?
स्मॉल एआई होता है कि हमें दुनिया भर का डेटा चाहिए नहीं, क्यों ना हम छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के लिए, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए एआई को बनाए। जैसे इंडिया में मान लेते हैं एल्डरली एल्डरली केयर की बात करें, तो हमें एक ऐसा एआई बनाना है जो कि एल्डर लोगों की, या जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको बता दे। तो हम क्या करेंगे, बस इंडिया का जो एल्डरली डेटा है, जो 60+ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके डेटा से ही सिर्फ एआई को ट्रेन करेंगे, या उनको जो चीज़ें पसंद है, उनकी जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस टाइप के डेटा से एआई को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम कि इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों का डेटा से एआई को ट्रेन करेंगे, क्योंकि वो तो हम पीछे रह जाएंगे, वहाँ पे तो बिग टेक हमसे आगे है। लेकिन हम स्मॉल एआई पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बिग टेक के पास बिग डेटा तो है, लेकिन इस बड़े डेटा में बहुत ही छोटा छोटा डेटा हाईलाइट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पे हम स्मॉल एआई बना सकते हैं। अब इतने छोटे डेटा के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी कम करनी पड़ेगी, हार्डवेयर भी कम ज़रूरत है, तो जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये सर्व सिर्फ इस कम्युनिटी को कर पाएगा। हाँ, ये बात तो है कि अगर आप हम ऐसा एआई नहीं बना सकते जो सारे काम कर लेगा, बट ये है कि वो इस कम्युनिटी के लिए बेस्ट एआई होगा। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल एआई पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्मॉल एआई से ही हम डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस यही यहाँ पे एक सजेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। अर्जेंट डेडलाइन, यहाँ पे बात हो रही है कि G20 की जो समिट है वो अभी हुई रिसेंटली, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे वो ओवर शैडो हो गए ग्लोबल इश्यूज के कारण। G20 में इनको पॉवर्टी के बारे में बात करनी थी। अभी G20 हो रही है ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर हो रही है। पिछले साल थी इंडिया के अंदर, उसके पहले थी इंडोनेशिया के अंदर, अभी है ब्राज़ील के अंदर, और अगले साल होगी साउथ अफ्रीका के अंदर। ये चारों कंट्रीज़ का आपको नाम ध्यान रखना है। ऐसे जो 4 ग्रुप बन जाते हैं ना कंट्रीज़ के, जो एक के बाद एक G20 को होस्ट करते हैं, इनको क्वार्टेट बोल देता है। और इन्हीं में से अगर मैंने 3 कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक तो ब्राज़ील जिसमें अभी हो रहा है, उससे पहले इंडिया में हुआ था, अगले बार साउथ अफ्रीका में होगा, इसको ट्रॉइका बोल देते हैं G20 के अंदर। तो ये कुछ टर्म्स आपको थोड़े पता होने चाहिए। और अभी ट्रॉइका या क्वार्टेट के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये तो आपको खैर पता चली गया। तो द थिंग इज़ कि जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है, इन्होंने जब G20 की शुरुआत करी थी, तब पॉवर्टी, हंगर, इन सबको, और इवन क्लाइमेट जस्टिस को, इन सबको सेंटर स्टेज पे रखने की बात की थी। लेकिन ये जो G20 समिट है, इसमें यूएस के इलेक्शंस, यूक्रेन इन्वेजन, इज़राइल पैलेस्टीन वॉर, इन सारी चीज़ों पर ही जो डिस्कशन होता रहा, एंड जो पॉवर्टी, हंगर, इस पे जो कोर टॉपिक्स हैं, ये डिस्कशन अच्छे से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सजेस्ट करा है कि जो सुपर रिच हैं उन पे 2% का वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, मतलब जितना लगता है उसके ऊपर। एंड इससे क्या होगा, ग्लोबली $200 बिलियन रेवेन्यू में जनरेट करे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि G20 का सजेशन है 2% वेल्थ टैक्स, जिससे वर्ल्ड में $200 बिलियन कलेक्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, क्लाइमेट जस्टिस पे ज़्यादा बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं यूएस के अंदर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, जो कि 2025 के बाद वो अपने आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अभी 2024 के एंड तक जो बाइडन ही वहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे। बट द थिंग इज़ कि 25 में वो जैसे ही आते हैं, तब एक बहुत बड़ा क्लाइमेट फाइनेंस को झटका लगेगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पार्टी है वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करते। उनको लगता है ये सब एक होक्स है। अब वो पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट है उसमें मैं नहीं जा रहा, बट ये उनका एक फ्रंट है। तो इससे क्या होगा, हो सकता है वो जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें $0 कंट्रीब्यूट करे। जो क्लाइमेट डील्स हैं, या UNFCCC जो अभी चल रहा है, उसमें से अब यूएस को निकाल ही ले, जो उन्होंने पहले करने की कोशिश भी की थी। और हो सकता है ऐसा हो जाए, तो जो क्लाइमेट फाइनेंस है या जो क्लाइमेट जस्टिस है, उसको डिलीवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा शॉक लग सकता है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ इस आर्टिकल में लिखी थी जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एग्रीकल्चर सर्विसेज सेक्टर्स ऑफर स्किलिंग अपॉर्चुनिटी, ये एक स्टडी ने बोला है। तो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, एंड उनकी स्टडी है जॉब्स एट योर डोर स्टेप्स। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस कम है इसके, बट आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये किसने पब्लिश की है, ये वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है। यहाँ पे ये बोला गया है कि सर्विस सेक्टर जॉब्स
एंड एग्रीकल्चर जो इनकम एनहांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते हैं स्कूल बेस्ड स्किलिंग के लिए। मतलब जो लोग स्कूल से निकलते ही अपनी स्किल्स इम्प्रूव करेंगे वो सर्विस सेक्टर जॉब्स में और एग्रीकल्चर इनकम एनहांसमेंट में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। देखो सर्विस सेक्टर बहुत सारी जॉब्स हैं, ये तो सबको पता है। सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूट करता है, ये फैक्ट है। तो ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर जॉब्स ज़्यादा होंगी। एग्रीकल्चर में इनकम एनहांसमेंट में बहुत सारी जॉब्स है, ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगा। इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यूथ है वो एग्रीकल्चर में जा ही नहीं रहा, और उनकी भी गलती नहीं है। जब एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है और यूथ को कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये ऑब्वियस है कि वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम्स में हमने देखा है कि जो बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं, बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो यूथ है वो वापस एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। और अगर ऐसी रिपोर्ट आई है जो सजेस्ट करती है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे स्किलिंग की, एम्प्लॉयमेंट और जो ओवरऑल इनकम एनहांसमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, विच मीन्स कि एग्रीकल्चर फ्यूचर में एक ल्यूक्रेटिव बन सकता है सेक्टर ऑफ इनकम। इतना आपको ध्यान रखना है, बस इस रिपोर्ट से ये आपको लेके जाना है। बाकी तो रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ें कहती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब्स की, इनकम एनहांसमेंट की फार्मर्स के लिए। और जो स्टडी है वो बताती है कि इंडिया में हॉर्टिकल्चर होता है फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को उगाना, हॉर्टिकल्चर एंड गार्डनिंग, डेयरी फार्मिंग में मेनली मिल्क प्रोडक्ट हो गया, घी हो गया, एट्सेट्रा। लाइफ स्टॉक हेल्थ, लाइफ स्टॉक में आ जाता है, अगेन डेयरी के अंदर ही लाइफ स्टॉक है, जो गोट्स है, शीप्स है, इन सबको लाइफ स्टॉक बोला जाता है। काउज, बफलोज, ये सब लाइफ स्टॉक हो गई। एक्वाकल्चर, जो फिशरीज होती है बेसिकली, यहाँ पे लिखा भी है एक्वाकल्चर, इसमें फिश आ जाती है। देन बहुत सारे जो सी फूड है वो भी इसमें आ जाता है। द थिंग इज़ कि इंडिया में पाया गया है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इनकम एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है अगर ढंग से टेक्नोलॉजी को यूज़ करा गया तो। ठीक है, तो ये जितने भी सेक्टर यहाँ पे लिखे हैं ये अलाइड सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर के, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर मेनली जो खेती हो गई वो हो जाता है, लेकिन इन सबको अलाइड सेक्टर बोला जाता है एग्रीकल्चर का ही। सेकेंडरी सेक्टर में देखो, इंडिया में नहीं, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आता है जहाँ पे मेनली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे आपने माइनिंग करी तो कोई कोल निकल के आ गया तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया, बहुत सारे मेटल निकल के आ गए ज़मीन से तो ये भी एक रॉ मटेरियल हो गया, आपने कोई क्रॉप उगाई तो वो भी एक रॉ मटेरियल हो गया। सेकेंडरी में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, तो ये क्या हो गई, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, ये सेकेंडरी सेक्टर में होता है। टर्शरी सेक्टर में आ जाता है सर्विस में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब किसी सामान को सेल कर रहे हो, किसी सामान को बाय कर रहे हो। कोई डॉक्टर है, अब क्या डॉक्टर रॉ मटेरियल आपको दे रहा है कुछ? नो। क्या डॉक्टर किसी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहा है? नो। तो वो डॉक्टर आपको एक सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर हो गया, तो ये टर्शरी सेक्टर में आता है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, एमएसएमई और लार्ज इंडस्ट्री, यहाँ पे मीडियम लेवल अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है, ये भी ये रिपोर्ट कह रही है। तो 2-3 चीज़ें ही इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, बाकी ज़्यादा चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैश पीएमआई सिग्नल्स नवंबर प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी एट 3-month हाई। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ के कारण जो पीएमआई है ये हाईलाइट हो गया है, तो अब इसको समझना ज़रूरी है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर्स भी तो कुछ होते होंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर एक ऐसी पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है परचेजिंग मैनेजर। ये परचेजिंग मैनेजर क्या करता है, कंपनी जो भी रॉ मटेरियल खरीद रही है या जो भी सेल्स कर रही है उसको मैनेज करना, इन्वेंट्री को देखना, स्टॉक्स को मैनेज करना, ये मतलब कंपनी के अंदर कुछ ऐसे पोजीशन है जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इन्हीं को बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स। तो होता क्या है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें से कुछ लोग जाते हैं और इन सारी कंपनीज से बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में, उनके पास जाएंगे
और हर कंपनी में कोई ना कोई परचेजिंग मैनेजर तो होगा ही, उससे बात करेंगे और फिर से उससे ना एक क्वेश्चन पूछेंगे कि उनका परसेप्शन क्या है कि अगले मंथ में या इस मंथ में पिछले महीने से ग्रोथ बेटर होगी या कम होगी। बस यही चीज़ उनसे पूछते हैं कि आपका परसेप्शन क्या है कि अगले महीने जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, या क्योंकि परचेजिंग मैनेजर किसी भी कंपनी में हो सकता है, तो उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इस परचेजिंग मैनेजर को क्या लगता है कि वो इंप्रूव होगी या कम होगी, जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी या कम होगी, इस कंपनी की जो कॉस्ट है ऑपरेट करने की वो बढ़ेगी या कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली परसेप्शन जाना जाता है कि वो क्या सोचते हैं इन दी एंड कि अगले महीने की इकोनॉमी पिछले महीने से बेटर होगी या नहीं। तो उनका सारा डेटा कलेक्ट करा जाता है, एक इंडेक्स बना दिया जाता है, उसको बोला जाता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इतना आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये जो पर्टिकुलर सर्वे है इसको इसको तो HSBC ने करा है। वैसे इंडिया में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसका जो PMI है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और फेमस भी है। और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग कैलकुलेट होता है। जब ये दोनों का कैलकुलेट हो गया फिर इनको मिक्स करके एक पूरा कॉम्पोजिट इंडेक्स भी बना दिया जाता है, लेकिन वैसे दोनों के लिए अलग ही कलेक्ट होता है। एंड PMI जो होता है वो 100 से 50 के बीच में होता है, सॉरी 0 से 100 के बीच में होता है। अगर परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स 50 से ज़्यादा है तो माना जाएगा कि अगले मंथ जो इकोनॉमी है उसका परसेप्शन अच्छा है। 50 से कम है तो मतलब परचेजिंग मैनेजर्स जो हैं उनको लग रहा है कि अगले महीने उनकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, और 50 है तो मतलब कोई चेंज नहीं है। बस यही एक चीज़ है। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी का क्या डायरेक्शन है उसकी जानकारी थोड़ी बहुत हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। हैव अ गुड डे।